कल के पीरियड में हम मेगास्पोरोजेनेसिस देख रहे थे. We will read megasporogenesis from NCERT because again we want to do line to line study from NCERT. So open page number 24. हाँ, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल से हम शुरू करते हैं. 25 पेज. Let us similarize ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called as funicle. So funicle is the stalk of ovule. The body of the funicle fuses with body of the ovule fuses with funicle in the region called as hilum. Hilum is the part in which funicle is attached to ovule. Hilum within ovule and funicle. Funicle, देखिए हीलम का मतलब क्या होता है, ये दोनों नामों में कंफ्यूजन नहीं करना. स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल and the place at which the funicle is attached to the body of ovule is known as hilum. Okay, thus hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. Integuments encircle the nucellus except at tip where a small opening called a micropyle is organized. Opening of the ovule is known as micropyle. Opposite the micropylar end is chalaza, representing the basal part of the ovule. Enclosed within integuments is a mass of cell called as nucellus. Cells of nucellus have abundant reserved food material. ओव्यूल का स्ट्रक्चर पेज नंबर 25 पे ही ऊपर के तरफ दिया है. देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हीलम. यहाँ पर डैश दे के आप लिखिए कनेक्शन विद इन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. हीलम के साथ आपको लिखना है कनेक्शन विद इन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल को डैश दे के आप लिखिए स्टॉक ऑफ ओव्यूल. यानी फिगर देखते ही आपको सभी शब्द याद आ जाएंगे, उनके फंक्शन भी याद आ जाएंगे. फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल. देन माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के 3 फंक्शन मैंने कल ही लिखा के दिए थे. सो दिस पोल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर रीजन एंड और पोल एंड दिस पोल इज कॉल्ड एज चलाजल पोल. जो माइक्रोपाइल का अपोजिट रीजन होता है ओव्यूल का उसे हम बोलते हैं चलाजा. देन दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज इनर इंटेगुमेंट और इनर टू दैट इज द न्यूसेलस. इसी के साथ शायद कल हमने लिखा था कि आउटर इंटेगुमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमाइन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा. Then inner integument is called as secundine and after fertilization it gets converted into tegmen. Nucellus is the parenchymatous mass present in the core of ovule. तो nucellus के साथ आप लिखिए parenchymatous mass within ovule. Parenchymatous mass. Nucellus is parenchymatous. Always remember, nucellus is parenchymatous. Then inner to that is embryosac. Embryosac यानी कि फीमेल गमेटोफाइट. तो यहीं पे डैश दे के आप लिखिए फीमेल गमेटोफाइट. एम्ब्रियोसैक के साथ ही लिखना है फीमेल गमेटोफाइट. डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल. ये वाला पिस्टल दिख रहा है लेकिन इतने सारे स्टिग्मा क्यों दिख रहे? 5. क्योंकि पांचों स्टिग्मा एक दूसरे से फ्यूज़ होके एक स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से जा रहे हैं. यानी ये सभी 5 स्टिग्मास की जो स्टाइल है ना
वो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से पास होते हुए जा रही है। यानी ये 5 धागे हैं, 5 स्टाइल्स है, और उनके स्टिग्मास आपको ऊपर दिख रहे हैं ऐसे, ये 5 है ना। दिस 5 आर स्टिग्मा, द स्टिकी प्लेसेस ऑन विच the pollen grains are accepted. They are perceived over the stigma. Then the pollens will germinate over the stigma. Then the pollen tube will pass through this long stylar tube. स्टाइल से पोलन ट्यूब पास होती है, और सबसे नीचे ओवरी के अंदर 5 ओव्यूल होंगे। ये मालवेसी फैमिली में आता है, हिबिस्कस। हेंस इट शोज पेंटामेरस सिमेट्री। हिबिस्कस को अंडरलाइन करके आप लिखिए, फैमिली मालवेसी डैश पेंटामेरस सिमेट्री, फैमिली मालवेसी डैश पेंटामेरस सिमेट्री। देन मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर। ये पेपावर सोमनीफेरम पता है ना आपको, ओपिएट नारकोटिक्स जिससे बनते हैं वही है ये पेपावर सोमनीफेरम, या सोमरस जिससे पहले बोला जाता था। और वो ना सर्जरी के समय पिलाया जाता था कि क्योंकि उससे नींद आती है। पेपावर सोमनीफेरम ये जो नाम है ना, वो सोमरस से ही आया है। हाँ, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। माइकेलिया का मतलब होता है सोन चाफा, नीचे लिखो सोन चाफा, माइकेलिया। चंपक रहता ना, चंपक, चाफा सबको पता है, सोनेरी चंपक, सोन चाफा बोलते उसे। और इंग्लिश में उसका नाम है फ्रैंगीपनी। फ्रैंगीपनी म्हणजे चाफा, और ये जो है माइकेलिया, ये बॉटनिकल नाम है उसका। अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये सभी फिगर्स आपको समझ में आ रही है। इसमें मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का मतलब क्या होता है कि मेनी कार्पेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर नॉट फ्यूज्ड, देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। लेकिन यहाँ पे पेपावर में जो है वो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, मेनी कार्पेल्स आर प्रेजेंट विच आर फ्यूज्ड। सो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर सोमनीफेरम, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया, लेकिन उसके साथ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम का, और वो है एनोना स्क्वामोजा, मीन्स सीताफल। लिखो माइकेलिया के साथ, लिखो एनोना, एनोना स्क्वामोजा मीन्स सीताफल। वो भी मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी दिखाता है। बाकी मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी कैन बी सीन इन वेरियस प्लांट्स। यानी पेपावर सोमनीफेरम तो है ही, लेकिन हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं उसमें से ज़्यादातर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी वाले रहते हैं। So we have started writing chart about pre-fertilization tissue of ovule as well as ovary, यानी कि गाइनोशियम का प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट, उसके बारे में हम चार्ट बना रहे थे। उसमें लास्ट आपने क्या लिखा है? आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के बारे में लिखा है। तो आउटर इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एज प्राइमाइन which gets converted into testa, and inner integument is called as secundine which gets converted into tegmen। ये सीखा। उसके बाद लिखो उसके अंदर क्या रहता है, न्यूसेलस। अब बिफोर फर्टिलाइजेशन में लिखिए न्यूसेलस, it is a parenchymatous mass, nucellus, it is parenchymatous mass within ovule, get converted into perisperm,
फर्टिलाइजेशन के बाद उसका कन्वर्शन होता है पेरिस्पर्म में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूसेलस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म. बाद में ये जो एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में सोचते हैं. एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमेटोफाइट कंसिस्ट्स ऑफ एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई and this egg apparatus. Egg apparatus further consists of egg, which is the middle cell, and two cells are present surrounding, or two cells are present laterally to that egg. तो ऐसे ये जो बना है that is egg apparatus. तो जो egg apparatus है उसके ऊपर ये पोलर न्यूक्लिया, उसके ऊपर ये चलाजल एंड में जो रहेगा वो है एंटीपोडल्स. इनका भी क्या होता है वो हम लिख लेंगे. विद इन एम्ब्रियो सैक एंटीपोडल्स लिखो उसी चार्ट में. बिफोर फर्टिलाइजेशन में लिखो एंटीपोडल्स इन एम्ब्रियो सैक डैश एब्सॉर्ब्ड इन एंडोस्पर्म. यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि दे आर एब्सॉर्ब्ड इन एंडोस्पर्म. एंटीपोडल्स आर एब्सॉर्ब्ड इन एंडोस्पर्म. देन पोलर न्यूक्लिया लिखो बिफोर फर्टिलाइजेशन में, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के कॉलम में आपको लिखना है एंडोस्पर्म में उसका कन्वर्शन होता है. पोलर न्यूक्लियाई दे आर कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म. बट द मिडल सेल इज TPEN. यानी एंडोस्पर्म के पहले आपने लिखना चाहिए TPEN. यानी फर्टिलाइजेशन के बाद पहले क्या फॉर्म होता है TPEN मीन्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंड देन इट विल डिवाइड एंड रीडिवाइड वेरी फास्ट टू फॉर्म एंडोस्पर्म. तो फिर से एक बार, बिफोर फर्टिलाइजेशन में आपने क्या लिखा पोलर न्यूक्लिया. आफ्टर फर्टिलाइजेशन में पहले TPEN यानी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन एंडोस्पर्म. वैसे आपने एंडोस्पर्म लिखा ही है, बीच में आपको TPEN ऐड करना है. और नीचे चलते हैं. एग इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो. एग बिफोर फर्टिलाइजेशन में आप लिखेंगे और जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन में आप लिखेंगे. एग बिफोर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट after fertilization, and then after mitotic division in zygote what will form embryo. Then synergids, one of the synergid will help. पहले लिखो before fertilization में लिखो synergid. हाँ, help in वहीं पे before में ही लिखो help in fertilization, helps in fertilization as, एक मिनट, हाँ, helps in fertilization and attraction of tip of pollen tube, and attraction of tip of pollen tube as it shows filiform apparatus, as it shows filiform apparatus. तो फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे फिंगर लाइक, वहाँ पे फिगर दिख रही है आप लोगों को, ऐसे फिंगर लाइक एपरेटस होने के कारण उसे बोला जाता है फिलीफॉर्म. फिली का मतलब ही ऐसे नोकदार उभरे हुए स्ट्रक्चर ये है. सो फिलीफॉर्म जिसका फॉर्म ही फिलामेंटस है, सो मेनी फिलामेंट्स कैन बी सीन देयर. सो दैट एपरेटस इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस विच इज एसोसिएटेड विथ, बोलो, synergids, and that helps in what? Attraction of हाँ, attraction of pollen tube tip. Then it will burst and two male gametes are released into the embryo sac. The pollen tube tip will burst and two male gametes are released in embryo sac.
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में कुछ नहीं, बोथ विल डिसअपियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बोथ सिनर्जिड्स विल डिसअपियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दे आर एब्सॉर्ब्ड, वो डिसअपियर हो जाती है। एक तो बर्स्ट ही होंगी ना, क्योंकि जैसे ही 2 मेल गमेट्स एम्ब्रियो सैक में रिलीज होते हैं तो वो वाली सिनर्जी तो बर्स्ट हो जाती है। क्या होता है देखिए, 1 मिनट, डबल फर्टिलाइजेशन का भी एक शायद, हाँ यू सी पेज नंबर 32, एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 देखिए। यू सी दीज टू आर, ये वाली आपको सिनर्जिड दिख रही है और ये वाला फिलीफॉर्म एपरेटस दिखा ना, और ये जो टिप आ रही है वो पोलन ट्यूब की टिप आई यहाँ तक, और ये बर्स्ट हो जाएंगी और इसके अंदर जो 2 मेल गमेट्स है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। सिनर्जिड भी बर्स्ट हुई, देखो सेकंड फिगर में, ई फिगर में क्या दिखाया है कि सिनर्जिड इज ऑल्सो बर्स्टिंग and one male gamete will enter into the egg and other male gamete will fuse with the polar nuclei। ये देखिए, ये जो 2 ऊपर के तरफ न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे डैश देखिए आप लिखिए, 1 मेल गमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू TPEN, लिखो 1 मेल गमेट, यहीं पे पेज नंबर 32, 1 मेल गमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू TPEN, TPEN in bracket 3N means it is triploid, TPEN means 3N, it is triploid। और ये जो ट्रिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी TPEN यहाँ पे बनता है, उसी से एंडोस्पर्म बनेगा जो कि न्यूट्रियो टिश्यू है। लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है, इधर की तरफ एक डैश दे के आपको लिखना है, 1 मेल गमेट प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट, 1 मेल गमेट। दूसरे तरफ लिखो, अब ये वाला एक मेल गमेट इससे फ्यूज हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट, यानी 1 मेल गमेट प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट, एंड डैश दे के लिखो वहीं पे एम्ब्रियो, जाइगोट का ही रूपांतर एम्ब्रियो में होने वाला है। हाँ, तो ये पोलर न्यूक्लियर वाली जो प्रोसेस थी उसको लिखना है ट्रिपल फ्यूजन। वहीं पे पोलर न्यूक्लियर का जो मैंने अभी बताया, मेरे राइट हैंड साइड में जो आपको लिखने को बताया, वहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और जो लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के लिए बताया वहाँ पे आप लिखेंगे सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी। सो फिर से एक बार लिखो अच्छे से, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी। वहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिनर्जिड। वैसे ऑस्मोटिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो सिनर्जिड इज हाइग्रोस्कोपिक और वाटर कंटेनिंग सेल, टर्जीड सेल, बहुत ज़्यादा पानी भरा है उसमें, टर्जिडिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही पोलन ट्यूब की टिप उसके पास आ जाती है, तब ये फिलीफॉर्म एपरेटस मदद करता है उसके बर्स्टिंग में, सिनर्जिड के बर्स्टिंग में। और साथ साथ अगर सिनर्जिड बर्स्ट हो रही है तो पोलन ट्यूब की जो टिप है वो भी बर्स्ट होंगी, और उसके कारण जो 2 मेल गमेट्स पोलन ट्यूब में थे वो रिलीज होंगे सिनर्जिड या एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो 2 मेल गमेट्स पोलन ट्यूब के अंदर थे, दे आर रिलीजिंग इनटू द सिनर्जिड।
लेकिन वो सिनर्जी में जा रहे हैं, ये वाली सिनर्जी टोटली बर्स्ट हुई आपको नज़र आ रही है सेकंड फिगर में. एंड देन these two male gametes will show triple fusion as well as syngamy. The process is called as double fertilization. ये बहुत सुंदर कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म जो दिखाता है, क्योंकि जब बेबी के लिए न्यूट्रिशन बनना शुरू होता है तभी वो चीज़ कब हो रही है, जब बेबी बनना भी अब होने ही वाला है. यानी as soon as fertilization occurs, the food for the baby plant will also be made. यानी फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो ही बेबी प्लांट के लिए फूड बनाया जाएगा. लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू, तो अभी तक पता ही नहीं कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है कि नहीं, फिर भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया एंड देयर द एंडोस्पर्म इज अपलॉइड. Here endosperm is triploid. This is again significant character because nutritive tissue should be polyploid. Nutritive tissue should be polyploid. तो ये polyploid टिश्यू इसलिए बन रहा है क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन गैदर करने वाला है. चलो फिर से हम पेज नंबर 25 पे चलते हैं. देखिए प्रोसेस कैसी होती है. सभी शॉर्टकट्स मेरे नोट्स में दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट लिखा के देने वाली हूँ. लिखिए फीमेल वोरल डैश गाइनोइशियम, female whorl dash gynoecium, single member dash megasporophyll or carpel. Single member is megasporophyll or carpel. हाँ, कार्पेल के साथ आप ब्रैकेट में लिखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. ये सब कार्पेल के कंटेंट है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ कार्पेल. हाँ, अब गाइनोशियम को ही हमने बोला कि फीमेल वोरल, उसका जो सिंगल मेंबर है उसको कार्पेल बोला, और उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज ओवरी. लिखो स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज ओवरी. एरो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया इज द स्पोरेंजिया, हाउस ऑफ स्पोर. ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया इज the sporangia. वैसे स्पोरेंजिया का मतलब होता है हाउस ऑफ स्पोर. हाँ, अब ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया जो है उसी के अंदर ऐसी एक सेल होगी कि जिसको हम आर्कीस्पोरियल सेल बोल सकते हैं. तो एरो देखिए आप लिखिए आर्कीस्पोरियल सेल विद इन न्यूसेलस. ये कहाँ रहती है ओव्यूल के अंदर? न्यूसेलस में रहती है. आर्कीस्पोरियल सेल विद इन न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल. अभी अभी मैंने पढ़ाया कि ओव्यूल के अंदर का जो पैरेन्काइमेटस मास रहता है उसी को हम बोलते हैं न्यूसेलस. आर्कीस्पोरियल cell towards the nucellus, towards micropylar end. ये भी आपको याद करना है कि ये जो फीमेल गमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है ना एम्ब्रियो सैक का, वो न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड में होता है. फीमेल गमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड में. सपोज दिस इज ओव्यूल और female gametophyte will form towards the micropylar end.
ये तो फॉर्म्ड, टोटली फॉर्म्ड फीमेल गमेटोफाइट आपको दिख रही है। मैं बात कर रही हूँ जब इसका फॉर्मेशन शुरू होता है न्यूसेलस में तब की। तो ये आर्किस्पोरियल सेल ओव्यूल के न्यूसेलस के कौन से एंड में है? माइक्रोपाइलर। ओके, तो क्या ये आप लिख सकेंगे? मैं दिखाती हूँ, यानी आपको याद होगा। पेज नंबर 26 NCERT। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आजू बाजू की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है उनको न्यूसेलस बोला है और इसे मेगास्पोर मदर सेल बोला है। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल की मदर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मेगास्पोर मदर सेल जिससे बनती है वो है आर्किस्पोरियल सेल एंड दैट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स विच एंड? माइक्रोपाइलर एंड। दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है माइक्रोपाइलर एंड। सो at the micropylar end there is emergence of or differentiation of one cell and that differentiated cell, differentiating cell, अभी वो differentiate होने जा रही है, उसको हम बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। फिर डैश देके आप लिखिए या एरो दीजिए। मेगास्पोर मदर सेल, आर्किस्पोरियल सेल से कौन बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। आर्किस्पोरियल सेल के साथ भी आप 2n लिखिए, मेगास्पोर्स मदर सेल के साथ भी आप 2n लिखिए, दैट इज डिप्लॉइड। फिर से एरो, मियोसिस, जल्दी जल्दी, इसके बाद एरो देके लिखिए आप मियोसिस। फिर से एरो, 4 मेगास्पोर्स। अब आप लिखेंगे n, यानी मेगास्पोर्स आर फॉर्मिंग आफ्टर मियोसिस हेंस दे आर हैप्लॉइड। 4 मेगास्पोर्स विल फॉर्म विच आर हैप्लॉइड। हाँ, फिर से एरो देके लिखिए 3 मेगास्पोर्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड विल डिसअपियर। 3 मेगास्पोर्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड विल डिसअपियर। arrow, 1 will remain towards the chalaza, यानी चलाजल मेगास्पोर will remain. Chalazal megaspore will remain, which is now known as functional megaspore. Chalazal megaspore will remain, which is then known as functional megaspore. तो ये मेगास्पोर का टेट्राड आपको नज़र आ रहा है। जैसे पहले ये सेल है, तो पेज नंबर 26 में जो फिगर 2.8 दी है वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल के नीचे अब 2n लिखिए, फिगर में भी लिख लीजिए 2n। देन मेगास्पोर डाइड, ये इसके नीचे आप लिखिए n, क्योंकि m1 हो चुकी है। और एक काम आप कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एरो निकाल के एरो के ऊपर लिखिए m1। देखिए पहले फिगर से दूसरे फिगर के बीच में एरो निकालिए और एरो के ऊपर आपको लिखना है m1 मीन्स मियोसिस 1। अब दूसरे से तीसरे फिगर के बीच में भी एरो निकालिए और उसके ऊपर लिखिए m2। अब ये चलाजल मेगास्पोर है, इसे लेबल करो चलाजल मेगास्पोर / फंक्शनल मेगास्पोर। ये लास्ट वाला दिख रहा है सबको एरो, दिस वन। इधर माइक्रोपाइलर एंड दिया ही है, तो ये वाला नहीं, जो आखिरी वाला है चलाजा की तरफ जो है उसे हम बोलेंगे चलाजल मेगास्पोर एंड दैट इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। दिस चलाजल मेगास्पोर इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। और बाकी के 3 यानी माइक्रोपाइलर मेगास्पोर्स विल डिसअपियर। फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर्स, 3 मेगास्पोर्स विल डिसअपियर।
3 micropylar megaspores will disappear. हो गया. अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है. जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके बाद में भी आप एक एरो निकालिए, उसके बाद भी एक एरो दे दीजिए, इस फिगर के बाद भी एक एरो दीजिए. और एरो के ऊपर आपको लिखना है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स. 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स. एरो के ऊपर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स. तो यहाँ पे फिर से एक छोटा एरो, जल्दी जल्दी समझो मैं क्या बोल रही हूँ. यहाँ पे एक छोटा एरो दे दीजिए और उसके ऊपर लिखिए फर्स्ट माइटोसिस. ये दोनों फिगर के बीच में फिर से एरो, उसके ऊपर लिखिए सेकंड माइटोसिस. ये दोनों फिगर के बीच में से एरो दीजिए और लिखिए थर्ड माइटोसिस. सो फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस. क्लियर. थर्ड माइटोसिस के बाद कितनी सेल्स बनी? जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8. तो कितनी सेल्स आपको इसमें दिख रही है? 8 सेल्स. समझ में आ गया. और यहाँ से इसके बीच में भी एक छोटा एरो देके आप लिखिए कि इसे हम बोलते हैं इंटरचेंजिंग द पोजीशंस. वो जो 8 सेल्स है ना, दे विल टेक देयर ओन पोजीशन. 3 will remain at chalazal end, 3 will go at the micropylar end, and 2 will come in the middle of that embryo sac. So वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है. They are getting their own position to form a proper female gametophyte. Then the cells will take their position. लिखो, cells will take their position. बाकी लेबल्स तो प्रॉपरली यहाँ पे किए हैं. चलाजल एंड में एंटीपोडस, माइक्रोपाइलर एंड में एग apparatus. याद करो, चलाजल एंड दिया है, फिगर पढ़ना सीखो. चलाजल एंड में क्या है? एंटीपोडस. और माइक्रोपाइलर एंड में क्या है? एग apparatus है. एग apparatus consists of 3 cells. 2 synergids and the middle cell is called as egg, यानी फीमेल गमेट. और synergids के पास फिलीफॉर्म apparatus है. और ये वाला जो पोर्शन है पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल हम जिसे बोलते हैं. Why they are called as polar nuclei? Because 2 cells are coming from 2 poles, chalazal and micropylar. नीचे लिखो polar nuclei because polar nuclei underline because they come from chalazal pole and micropylar pole. They come from chalazal pole and micropylar pole. Chalazal pole and micropylar pole. Hence they are known as polar nuclei. यानी यहाँ से तैयारी शुरू हो जाती है पॉलीप्लॉइडी की या ट्रिप्लॉइडी की. यानी 2 सेल्स को बीच में रखा, इनके साथ और एक सेल मेल गमेट आ जाएंगी, यानी 3 सेल्स का जोड़ वहाँ पे हो जाएगा, जिसी को हम बोलते हैं TPEN या ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और वही माइटोसिस दिखा के फिर न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म. सो दिस इज़ अबाउट फीमेल गमेटोफाइट फॉर्मेशन. दिस स्ट्रक्चर with 7 cells and 8 nuclei is known as female gametophyte या embryo sac. यहाँ पे embryo sac को अंडरलाइन करो और स्लैश दे के लिखिए female gametophyte with 8 nuclei but 7 cells. 8 nuclei but 7 cells. 8 nuclei but 7 cells.
female gametophyte as well as male gametophyte formation occurs in monosporic way. मोनोस्पोरिक का मतलब है कि एक ही माइक्रोस्पोर या एक ही मेगास्पोर से वो फॉर्म हो रहा है, जबकि 4 मेगास्पोर्स थे ना वहाँ पे, लेकिन चारों ने हिस्सा लिया क्या फीमेल गमेटोफाइट फॉर्मेशन में? नहीं, एक ही ने लिया. वैसे ही माइक्रोस्पोर या पोलन जो हम बोलेंगे वो एक ही है ना, उसी के 2 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 3 सेल्ड स्ट्रक्चर जो बनता है उससे हम मेल गमेटोफाइट बोलते हैं. यानी फीमेल गमेटोफाइट एज वेल एज मेल गमेटोफाइट फॉर्मेशन ऑकर्स इन मोनोस्पोरिक वे. लिखिए, फीमेल गमेटोफाइट एंड मेल गमेटोफाइट बोथ आर मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक. लिखो, फीमेल gametophyte and male gametophyte both are monosporic and endosporic. हाँ, monosporic because the complete gametophyte forms from a single spore, megaspore or microspore, hence it is called as monospore. And endosporic because हम फीमेल गमेटोफाइट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं. एक ये देखो, ये पूरे न्यूक्लियाई है और इस डिवीजन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. प्राइमरीली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स एंड देन विद इन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन all these cells develop their own plasma membrane. हाँ, अब फिर से सुनिए, जैसे कि ये मेगास्पोर है जो चलाजल मेगास्पोर है, जिसके फर्दर डिवीजन से ये एम्ब्रियोसैक या फीमेल गमेटोफाइट बनने वाली है. लास्टली दिस वन इज मेगास्पोर, चलाजल मेगास्पोर, जिससे कि ये एम्ब्रियोसैक बनेंगी. अब यही चलाजल मेगास्पोर थोड़ा सा एलोंगेट हुआ, उसमें एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फिर थोड़ा सा और इलोंगेट हुआ, 2 बार हुई न्यूक्लियर डिवीजन यानी सेकंड माइटोसिस हुआ, और थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें तीसरी बार एंडोमाइटोसिस हुआ. एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुई ही नहीं है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है. तो 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको. उसके बाद ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद के अलग कर लेते हैं. यानी पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसलिए आपको नीचे लिखना है primitively embryosac formation occurs by free nuclear division and then cytoplasmic division occurs. लिखो, primitively embryosac formation occurs by free nuclear division embryosac formation occurs by free nuclear division and then they develop their individual cytoplasm and membrane. Then they develop individual cytoplasm membrane, plasma membrane. यानी पहले सिर्फ न्यूक्लिया दिख रही है कि नहीं, 8 न्यूक्लिया एम्ब्रियोसैक के अंदर, लेकिन बाद में ये सेल दिख रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ये देखो, पहले सिर्फ न्यूक्लिया दिख रहे हैं और बाद में ये सेल्स दिख रही है, एंटीपोडल्स जिनको बोला है. फिर पोलर न्यूक्लिया, ये वाली भी थोड़े से साइटोप्लाज्म की सेल है, इसको सेंट्रल सेल बोला, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लिया है, और ये भी सेल में कन्वर्ट हुई. यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ न्यूक्लिया दिख रहा है, यानी पहले क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. लेकिन ये सब किस में हो रहा है? जो मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर के मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है. यानी फंक्शनल मेगास्पोर के मेम्ब्रेन के अंदर धीरे 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 उसका इलोंगेशन होते होते एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हुआ. इसीलिए इसे बोलते हैं एंडोस्पोरिक फॉर्मेशन. एज लिखो, एंडोस्पोरिक बिकॉज
complete embryo sac forms endosporic because embryo sac forms within membrane of single megaspore. Embryo sac forms within membrane of single megaspore. Embryo sac forms within membrane of single megaspore. पक्का हो गया? ये दोनों के बारे में है, यानी मेल गमेटोफाइट के बारे में भी एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक, फीमेल गमेटोफाइट के बारे में भी एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक. कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी को और एक बार बताना है एंडोस्पोरिक क्यों और मोनोस्पोरिक क्यों? एक ही स्पोर से तो मोनोस्पोरिक, और अगर एक ही स्पोर के अंदर हो रहा है तो वो बोलेंगे एंडोस्पोरिक. ठीक है. लेकिन बाइस्पोरिक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको आता है कि सपोज द एम्ब्रियो सैक, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन ऑन NCERT, you can write this question on NCERT also. If embryo sac formation is bisporic, then how many mitotic divisions are required? If embryo sac formation or if the female gametophyte is bisporic, then how many mitotic divisions are required? बाइस्पोरिक का मतलब होता है कि वो 2 मेगास्पोर से बनी है. लिख लो अगर आपको समझ में नहीं आया तो. बाइस्पोरिक मीन्स इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम 2 मेगास्पोर. यस, 2 मेगास्पोर. तो 2 से 4 और 4 से 8, सो 2 माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड. लिखो 2 माइटोटिक डिविजन्स. ऐसे ही और एक क्वेश्चन आ सकता है, इफ द एम्ब्रियो सैक इज टेट्रास्पोरिक देन हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड. हाँ, ये भी लिख लो. इफ एम्ब्रियो सैक इज टेट्रास्पोरिक देन ओनली 1 माइटोटिक डिविजन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. हाँ नहीं, वो 8 सेल होंगे, फिर वो एंडोस्पोरिक नहीं होंगे. एंडोस्पोरिक हम कब बोलते हैं? जब, हाँ, एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक हम कब बोलते हैं? जब ये सिंगल मेगास्पोर में हो रहा है. लेकिन 2 में या 4 में अगर वो हो रहा है तो एंडोस्पोरिक या मोनोस्पोरिक शब्द वहाँ पे नहीं आएंगे. टेट्रास्पोरिक आएंगे लेकिन एंडोस्पोरिक नहीं आएगा. हाँ, क्या ज़्यादा होगा? नहीं, तो बस 3 बार हो ही नहीं रहा ना. 2 सेल से अगर हम शुरू करते हैं तो उनमें अगर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है तो 4 सेल और सेकंड माइटोटिक डिवीजन है तो 8 सेल्स. बस दैट्स ऑल. 8 सेल तक ही रुकना है. कभी भी एम्ब्रियो सैक ये 8 सेल्ड ही होती है. एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज 8 सेल्ड. हाँ, यानी अगर चारों के चारों मेगास्पोर हम लेते हैं तो एक ही माइटोटिक डिवीजन के बाद एम्ब्रियो सैक के लिए लगने वाली 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. और अगर 2 लेते हैं तो 2 माइटोटिक डिवीजन्स के बाद एम्ब्रियो सैक के लिए लगने वाले 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. लाइक दिस. हाँ, जिसको भी फिर से पढ़ना है वो मेरा वीडियो देखेगा, नहीं तो मैं पीरियड के बाद में समझाऊंगी. फीमेल गमेटोफाइट देखिए. फीमेल गमेटोफाइट in a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into
female gametophyte, that is embryosac. This method of embryosac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. What will be the ploidy of the cells of a nucellus MMC? हाँ, यहाँ पे लिखिए nucellus dash 2n, MMC dash 2n, functional megaspore n, female gametophyte n. क्योंकि मियोसिस के बाद जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइडी होती है, एन रहेगा वहाँ पे, ठीक है. सबने लिख लिया न्यूसेलस 2n, MMC 2n, फंक्शनल मेगास्पोर n, and female gametophyte is always haploid. Gametophyte is always haploid. Let us study formation of embryosac in a little more detail. The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming two nucleate embryosac. Two more sequential mitotic nuclear divisions results in a formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages. If the 8 nucleate stages of the embryosac, it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. इसे अंडरलाइन करो. जो पहले एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए प्रिमिटिव माइटोटिक डिविजन्स रहती है, दे आर फ्री न्यूक्लियर, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड हो रहे हैं. हमने अभी अभी फिगर के नीचे लिखा कि दिस डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर, इन्हीं को हम एंडोमेटोसिस बोलते हैं. That is, nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation. Only nuclear division occurs and cell wall and plasma membrane formation is not occurring here. After 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to organization of typical female gametophyte. यानी ये जो 8 न्यूक्लिएट सेल बन रही है, न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन रही है, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा. 3 सेल्स चलाजा की तरफ, 3 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ और 2 सेल्स बीच में रहेंगी. अब आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो एक मेगास्पोर से बन रहा है, इसलिए मोनोस्पोरिक. अगर एंडोस्पोरिक हम बोल रहे हैं तो एक ही मेगास्पोर के अंदर ये सब हो रहा है, इसलिए उससे हम बोलेंगे एंडोस्पोरिक. Within a single megaspore that is happening, hence it is known as endosporic and monosporic. After 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte or embryo sac. Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. ये वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है. 6 of the 8 nuclei, ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ 3, they are properly formed with cytoplasm, membrane, cell wall, etc. Because these are plant cells, hence they will develop cytoplasm and then membrane and then cell wall. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. ऊपर से और नीचे से आने वाले 2 न्यूक्लियाई ये बीच की सेल में यानी सेंट्रल सेल के अंदर खुद को अरेंज करेंगे. ये जो बीच की सेल आपको दिख रहा है जिसको सेंट्रल सेल बोला, उसमें ऊपर से आने वाला एक और नीचे से आने वाला एक, ऐसे 2 न्यूक्लियाई, hence they are called as polar nuclei. Why? Because they are coming from 2 poles. One is from chalazal and another is from micropylar pole. And then they will arrange themselves within central cell. तो definitive nucleus भी उनको बोलते हैं. polar nuclei are also called as definitive nuclei. ये चीज़ लिखना है आपको. polar nuclei dash definitive nuclei. polar nuclei dash definitive nuclei. There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and egg cell.
The synergid serves spatial cellular thickenings at the micropylar end called as filiform apparatus. हाँ, इनको बोला है स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स. फिलीफॉर्म apparatus, ये अंडरलाइन कीजिए आप. फिलीफॉर्म apparatus को ही बोला है स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. यानी they are giving direction, or we have written that synergids are having filiform apparatus. Filiform apparatus is spatial cellular thickening over the synergid, which will attract pollen tube towards them. यानी they will guide them, they will give a particular direction to the growth of pollen tube. Filiform apparatus will give direction to the growth of pollen tube. पोलन ट्यूब उन्हीं की तरफ जा रही है क्योंकि वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट कर रहे हैं. कीमोटैक्टिक मूवमेंट ही रहती है ये. द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज़ 2 polar nuclei. Thus typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate is 7 celled. यानी जबकि 8 न्यूक्लियाई वहाँ पे है लेकिन सेल्स तो 7 ही है. इस प्रकार से हमने फीमेल गमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखा. कुछ फिगर्स अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ तो देखेंगे. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दिया है. देखिए जाइगोट से क्या बनेगा एंजियोस्पर्म में? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट के ऊपर फ्लावर्स, because we are learning about flowering plants. Angiosperms are flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट में एकदम से मियोसिस कहाँ पे होता है एक्चुअली? आप बीच की कड़ियाँ बताइए. स्पोरोफाइट में क्या है? कंडेंस्ड शूट विच इज़ नोन एज फ्लावर. देन अ फ्लावर में बी बाइसेक्सुअल, मीन्स गायनोशियम एंड्रोशियम बोथ आर प्रेजेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल वोरल? गायनोशियम. देन उसका सिंगल मेंबर कार्पेल. कार्पेल में स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ओवरी, एंड स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल. ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजिया. इट इज नोन एज मेगास्पोरेंजिया बिकॉज इट इज लार्जर दैन दैट ऑफ द माइक्रो और द पोलन sac. Hence it is known as megasporangia. Then within megasporangia the nucellus is present. Sporogenous tissue within megasporangia is nucellus. न्यूसेलस में माइक्रोपाइल के तरफ की एक सेल की जो आगे जाके एमएमसी बनने वाली है उसको क्या बोला? आर्कीस्पोरियल सेल. आर्कीस्पोरियल सेल will differentiate to form meiocyte, that is megaspore mother cell. It will divide by meiosis to form 4 megaspore. उनमें से कौन सा डायरेक्शन का मेगास्पोर बचेगा और कौन सा? चलाज़ल will remain and micropylar will disappear. In that particular chalazal functional megaspore, 3 successive mitotic divisions will occur, but these divisions are free nuclear divisions. Only nuclei are forming, not the complete cell. After formation of 8 nuclei, after 3 successive mitotic divisions, after formation of 8 nuclei, there is rearrangement of these cells or reorganization of these cells. 3 will go towards the chalaza. They are known as antipodes. Towards the micropyle, they are egg apparatus. The middle cell of the egg apparatus is egg. Surrounding 2 synergids. Laterally 2 cells are present which are known as synergids. 1 nuclei from chalazal side and 1 from micropylar side will come together, polar nuclei. Then the cell will develop there, which is known as central cell, and that central cell will show 2 nuclei. That structure is also called as definitive nucleus. So इस प्रकार से ये हैप्लॉइड स्पोर से गमेटोफाइट, ये जो बना 7 celled 8 nucleated structure, उसको हम बोलेंगे गमेटोफाइट. Gametophyte will form gamete. Gametes will fuse and then again the same cycle, है ना? कितनी भी बार पढ़ो वो चक्कर वहीं पे आके रुकता है स्पोरोफाइट. अब n number of times. और आपको सभी मिडिल मैन्स के नाम या मिडिल फेजेस के नाम पता रहने चाहिए.
कि वहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। देखिए पोलन ग्रेन्स, दे आर जर्मिनेटिंग, 2 sperms आर प्रेजेंट हियर, दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स, देन द डबल फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। नीचे नीचे जा रहा है, ये डबल फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज़ 3n and zygote is 2n, and then endosperm formation occurs in fast way than that of the zygote. लेकिन इसके पहले की जो प्रोसेस हमें देखनी है, ये तो ठीक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में वहाँ पे दिया है, लेकिन एक बीच की प्रोसेस फिर से बची है, वो है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में आज हम सीखेंगे और वो भी एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा is known as pollination. In the preceding sections you have learned that male and female gametes in flowering plants are produced in a pollen grain and embryo sac respectively. यानी ये pollen grain और embryo sac they are gametophyte, hence they will form male and female gamete. As both types of gametes are non-motile, ये भी बहुत important है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गमेट नॉन मोटाइल है, कोई मोटाइल है क्या, नहीं। यानी एंजियोस्पर्म में स्पेसिफिकली आप वहाँ पे लिख सकते हो एंजियोस्पर्म्स डैश बोथ गमेट्स नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल। एंजियोस्पर्म्स डैश both gametes, male and female gametes, non-motile, non-flagellated. Gymnosperms, both gametes non-motile, but male gametes are flagellated. Both gametes non-motile, but male gametes are flagellated. हाँ, और एक लाइन लिखिए, बोथ एंजियो एंड जिम्नोस, बोथ एंजियो एंड जिम्नोस शो साइफोनोगैमी एंड पॉलिनेशन। बोथ एंजियो एंड जिम्नोस शो साइफोनोगैमी एंड पॉलिनेशन। पहले पॉलिनेशन, उसके बाद साइफोनोगैमी, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन, और उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब द मेल गमेट्स आर टेकन टूवर्ड्स साइफोनोगैमी एंड पॉलिनेशन। दोनों में क्या दिखता है, साइफोनोगैमी एंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब बताओ, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू स्टिग्मा, और साइफोनोगैमी का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमेट्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमेट्स विथ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स एग, दैट इज नोन एज साइफोनोगैमी, क्योंकि साइफन का मतलब होता है पोलन ट्यूब। साइफन का मतलब पोलन ट्यूब नहीं होता, सिंपल ट्यूब होता है। साइफन मीन्स ट्यूब। साइफनिंग की प्रोसेस यानी वैकेंट ट्यूब या वैकेंट पाथ, दैट इज नोन एज साइफन। तो साइफन की प्रोसेस आपको पता है क्या? अगर आपने पढ़ा होगा साइफनिंग का मतलब क्या होता है, अगर थोड़े हायर लेवल पे एक पानी भरा हुआ वेसल रखा हुआ है और एक जो पानी का वेसल है वो नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे तक हमने एक ट्यूब डाली और जो नीचे का वेसल है ना उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा सक किया पानी, बस बिल्कुल थोड़ा सा, नीचे का जो वेसल है वहाँ पे थोड़ा सा पानी सक कर दिया, तो अपने आप ऊपर के वेसल का जो वेसल हम सोचते हैं कि पानी से भरा हुआ है उसका पानी पूरा नीचे के वेसल में आ जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज साइफनिंग।
बराबर। कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि कूलर की टंकी में ट्यूब लगा देते हो, और जब टंकी भर जाएंगी आप इधर से नल से वो ट्यूब निकाल देंगे, तो क्या होगा उसके बाद पूरा जो कूलर के टंकी में आपने पानी भरा वो पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी भरने भरने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ऐसे हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं हुआ? हाँ, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइफनिंग। तो साइफोनोगैमी, फ्यूजन के लिए दो गमेट्स साइफन से पास होते हैं, हेंस दैट प्रोसेस इज नोन एज साइफोनोगैमी। पोलन ट्यूब से पास होते हैं, हेंस दैट प्रोसेस इज नोन एज साइफोनोगैमी। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना उसको हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। हाँ, अब नीचे बाकी के प्लांट ग्रुप्स के बारे में आप लिख लीजिए। इन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड मोस्ट एल्गी, इन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड मोस्ट एल्गी, male gametes are motile and flagellated. In Pteridophyta, Bryophyta and most algae, male gametes are motile and flagellated. And रिप्रोडक्शन, ये जो पाथ है ना उसका, इसको और एक सुंदर शब्द है, दे शो ज़ुआइडोगैमी। लिखिए, दे शो ज़ुआइडोगैमी, ZOO, ज़ुआइडोगैमी, IDOGAMY। यानी उनके मेल गमेट्स ये पानी से तैरते हुए जाके फीमेल गमेट तक पहुंचेंगे। दे डोंट शो साइफोनोगैमी। ठीक है, सो साइफोनोगैमी इज शोन ओनली बाय एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप्स दे शो ज़ुआइडोगैमी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिनेश में इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे ज़ुआइडोगैमी पे, कि टेरिडोफाइट ज़ुआइडोगैमी दिखाता है, या कोई एग्जाम्पल देके आपको बताया जाएगा कि ज़ुआइडोगैमी इज सीन इन फर्न, नेफ्रोलेपिस, उसमें होता है। तो आपको एग्जाम्पल्स भी हर एक के याद करने हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के अलग अलग प्रकार मैंने चार्ट के साथ नोट्स में दिए हुए हैं। 1 मिनट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फ्लावर, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल वोरल्स के बारे में यहाँ पे दिया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नावास्चीन। आप लिख लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन नावास्चीन इन लीलियम एंड फ्रिटिलारिया, and it was confirmed by Guinard. Double fertilization dash Navaschin in Fritillaria and Lilium. Double fertilization Navaschin in Fritillaria and Lilium. एंड कन्फर्म्ड बाय ग्यूनार्ड। लेकिन ग्यूनार्ड पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। जब भी ये पूछा है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो उसका उत्तर है नावास्चीन। याद करना है आपको, डबल फर्टिलाइजेशन नावास्चीन 3 टाइम्स। डबल फर्टिलाइजेशन बाय नावास्चीन इन फ्रिटिलारिया एंड लिलियम। और ये जो एम्ब्रियोसैक है ना, उससे हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। ये भी आपको लिखना है। 7 celled and 8 nucleated embryosac is known as polygonum type of embryosac. 7 celled and 8 nucleated embryosac is known as polygonum type of embryosac. स्पेशल मेकानिज़म्स फॉर एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। लेकिन सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉलिनेशन में 2 प्रकार कौन से आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन
उसमें भी दो प्रकार आते हैं, ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्रकार आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ही हम बोलते हैं जीनोगैमी, उसमें भी दो, अबायोटिक एजेंसी से और बायोटिक एजेंसी से अगर हो सकता है तो। सो ऑटोगैमी का मतलब क्या होगा? एक मिनट, हाँ। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? ये एंथर टू स्टिग्मा, ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये किसी एजेंसी के कारण अगर हो रहा है, नॉर्मली एजेंसी के कारण ही होता है। दैट इज एजेंसी मे बी बायोटिक और अबायोटिक, अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन है तो। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। If the pollination is self-pollination, then agency is not required. But if the pollination is cross-pollination, then agency is required. देखिए, पोलन ग्रेन्स इतने सुंदर सुंदर होते हैं। हमने देखा कि आर्किटेक्चर होता है, भगवान ने बनाया हुआ पोलन ग्रेन सुंदर सुंदर आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस दिखाता है वो। और ये पोलन ट्यूब बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, पोलन ट्यूब्स पॉलिनेशन के बाद। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ये डबल फर्टिलाइजेशन अभी आपको समझ में आ गया ना? जाइगोट और एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब सबसे पहला जो पॉलिनेशन है, इसे 1 मिनट, सेल्फ पॉलिनेशन की पहले बात करते हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट वी विल सी सेल्फ पॉलिनेशन। और पी प्लांट के बारे में आपको याद करना है कि इट इज़ naturally self pollinated flower, but artificially can be cross pollinated. Naturally self pollinated, artificially cross pollinated. नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड इसलिए है क्योंकि उसका एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों भी, जो नीचे के दो पंखुड़ियाँ या पेटल्स है ना, जिसको हम कील बोलते हैं, उसमें है। लोअर 2 petals they wrap androecium and gynoecium. So androecium and gynoecium both are protected in keel, and hence self pollination occurs naturally. कहीं और का पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर ही नहीं सकता है, because they are wrapped. Androecium and gynoecium are enclosed in lower 2 petals of that particular waxillary estivation showing flower. This particular flower shows waxillary estivation. Waxillary estivation में flower कैसे रहता है? 1 larger petal which is known as standard, then 2 wings, and lower 2 petals are known as boat like lower 2 petals, they are known as keels. तो ये keels में ये दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों भी wrapped है, तो बाहर का कोई पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा। Hence it is naturally self-pollinated. Pea flower is naturally self-pollinated, but Mendel performed various experiments by artificial pollination, है ना? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, वो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन से किए हैं, वो भी उनमें हो सकता है। So, self-pollination can be divided into autogamy and geitonogamy. इसमें फ़र्क क्या होता है? ऑटोगैमी में वही का पोलन और वही का स्टिग्मा होगा, यानी उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर का स्टिग्मा अगर होता है तो ऑटोगैमी। लेकिन गेटोनो का मतलब होता है नेबरर। तो एक ही प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 फ्लावर्स आए हैं, एक फ्लावर का पोलन उसी प्लांट बॉडी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिराया जा रहा है, तो हम उससे बोलेंगे गेटोनोगैमी।
यानी द प्लांट बॉडी इज सेम, बट two separate flowers present over the same plant body will show exchange of pollen, and pollen of one flower which is present over a particular plant body is giving its pollen, or those pollens are transferred over the another flower present over the same plant body, then it is called as geitonogamy. So देर इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी. देखिए, गेटोनोगैमी में आपको क्या दिख रहा है, जब तक कि मैं पूरा नहीं बताती हूँ 3 बार आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है. अब ये दोनों भी फ्लावर्स एक ही प्लांट बॉडी के हैं, और एक का पोलन दूसरे उसी प्लांट बॉडी पे रहने वाले फ्लावर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, उसके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम उससे बोलेंगे गेटोनोगैमी. लेकिन ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर, उसमें एंड्रोशियम गायनोशियम एंथर डेहिस होता है, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, वही के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होंगे, दैट इज ऑटोगैमी. सो in both autogamy and geitonogamy the genetic material is same. ऑटोगैमी गेटोनोगैमी दोनों में जेनेटिक मटेरियल उन फ्लावर्स का सेम है ना, सेम प्लांट बॉडी के ऊपर है ना दोनों भी फ्लावर. Hence both are included in self pollination. Why both are included in self pollination? Because they are produced over the same plant body. एक ही प्लांट बॉडी के दो अलग अलग फ्लावर्स है, इसीलिए उससे हम बोलेंगे गेटोनोगैमी. हाँ बोलो अभी. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. गेटोनोगैमी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल डायशियस या मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल मोनोशियस फ्लावर में दिखेंगे. आप लिखिए गेटोनोगैमी. अच्छे से जब तक इमेजिन नहीं करते हो नहीं बोलना चाहिए आपने. लिखो, गेटोनोगैमी इज सीन इन either in bisexual flowers present over same plant body, either in bisexual flowers present on same plant body, or in monoecious condition in which male and female flowers are produced over same plant body. In monoecious condition in which male and female flowers are produced on same plant body. ठीक है, यहाँ पर डायोशियस का सवाल ही नहीं आता है. जब आप डायशियस बोलते हो तो 2 डिफरेंट प्लांट बॉडीज आर प्रेजेंट एंड क्रॉस पॉलिनेशन बिलोंग है. तो अगर वो मोनोशियस कंडीशन है, सिंगल हाउस है फॉर स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स, देन वी कैन से इट इज़ गेटोनोगैमी. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका, मेज एज वेल एज कोकोनट, कुकुरबिटा कोकोनट, मेज कुकुरबिटा कोकोनट, कैस्टर भी है ना उसमें. हाँ, कैस्टर, मेज, कैस्टर, कुकुरबिटा कोकोनट. और याद करो, एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. वो तो क्रॉस पॉलिनेशन, डायशियस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. ठीक है बेटा. अब हाँ, अब सेल्फ पॉलिनेशन हम फिर से एक बार देखते हैं. इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए. ऑटोगैमी, पी एंड मायराबिलिस जालापा में होती है ऑटोगैमी, और सेल्फ पॉलिनेशन जो गेटोनोगैमी से होता है वो कुकुरबिटा, मेज, यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए. और कोकोनट एंड
कैस्टर, ये और एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, कुकुरबिटा, मेज़, कोकोनट, कैस्टर। और कैस्टर भी एग्जाम्पल आप ही के बुक में दिया है, समझ लो, सबको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। जितने भी एग्जाम्पल्स आप लिख रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से लिखो। देन क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी, इसमें फिर से अबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज को हम कंसिडर करेंगे। पहला जो आता है वो अबायोटिक एजेंसीज के साथ। एनिमॉस का मतलब विंड होता है, विंड पॉलिनेशन। तो ग्रासेस, पाम, ग्रामिनिएसी में विंड पॉलिनेशन ही रहता है। और विंड पॉलिनेशन दिखाने के लिए ग्रामिनिएसी बहुत सुंदर सुंदर एडाप्टेशंस दिखाते हैं। ग्रामिनिएसी के फ्लावर्स बहुत अलग अलग एडाप्टेशंस दिखाते हैं। ये एक पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉलिनेशन में आता है कि वेरियस एडाप्टेशंस शोन by flowers to perform a particular kind of pollination। और ये जो एडाप्टेशंस है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। मेरे ख्याल से हमने सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसेस देख लेने चाहिए, उसके बाद मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाऊँगी एंड दे आर प्रॉपरली गिवन इन माय नोट्स। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर पॉलिनेशन आपको पूरे याद करने हैं क्योंकि ये शब्दों के ऊपर प्रश्न आते हैं। कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है स्पेशल एडाप्टेशंस शोन बाय फ्लावर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलिनेशन। particular adaptations shown by flowers to perform a specific kind of pollination, that is known as contrivance। So contrivances are, और ये टर्म यहीं पे आती है, ऐसे नहीं, कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब ही स्पेशल एडाप्टेशन है। कॉन्ट्रीवेंसेस मीन्स व्हाट? स्पेशल। तो इससे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन, स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनेशन करवाने के लिए जो स्पेशल एडाप्टेशंस है उनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर पॉलिनेशन। सपोज वी आर स्टडीइंग द सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ, तो उसके लिए कौन से स्पेशल एडाप्टेशंस प्लांट्स दिखाते हैं? पहले तो क्या चाहिए? होमोगैमी एंड बायसेक्सुअलिटी। हाँ, होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि दोनों भी फ्लावर्स एक ही समय खिलने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। अगर स्टेमन मैच्योर हो गया और डेहिसेंस ऑफ एंथर हुआ, पोलन ग्रेन्स बाहर निकले, लेकिन गाइनोशियम यानी कार्पेल या एम्ब्रियो सैक वगैरह का फॉर्मेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस अभी तक हुआ ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम बोथ शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज होमोगैमी, and both should present in the flower, that is called as bisexuality। लेकिन हमें पता है कि bisexuality भी नहीं है, यानी flowers are not bisexual but they are monoecious and maturing at the same time, then also the self pollination can occur। और वो मैंने अभी आपको लिखा के दिया है ना। तो monoecious condition with homogamy that will also bring about self pollination, यानी गेटोनोगैमी, वहाँ पे भी गेटोनोगैमी होंगी। लेकिन अगर हमें ऑटोगैमी की बात करनी है तो बायसेक्सुअलिटी ही चाहिए। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? उसी फ्लावर का गाइनोशियम, उसी फ्लावर का एंड्रोशियम, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो अगर हम ऑटोगैमी की बात करते हैं तो बायसेक्सुअलिटी और होमोगैमी दोनों चाहिए। For autogamy, what is required? Homogamy and bisexuality। Example, फिर से एक बार, Mirabilis, Solanum, wheat, rice, etc. They show self-pollination। And क्लेस्टोगैमी, क्लेस्टो या क्लेस्टोस का मतलब होता है क्लोज्ड। क्लेस्टोफोबिया आप लिखे, ये पेज नंबर 28 पे सबसे नीचे क्लेस्टोगैमस फ्लावर का फोटो दिया है। पेज नंबर 28, ये देखिए, पी फ्लावर भी है, फैबेसी में आने वाला,
ये वाला पी फ्लावर जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड, विंग्स, और इसके अंदर है कील। कील नहीं नज़र आ रहा है, विंग्स नज़र आ रहे हैं। कील क्योंकि सबसे अंदर की तरफ की ऐसी पंखुड़ी होती है, दो पंखुड़ियाँ जो एक दूसरे से फ्यूज्ड है। हम फ्लोरल फॉर्मूला कैसे देखते हैं, 1+2 इन ब्रैकेट, है ना, यानी 1 पेटल विच इज़ लार्ज, 2 उसके आजू बाजू में विंग्स, और 2 फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये है पेपिलियोनेशियस फ्लावर, बटरफ्लाई लाइक फ्लावर है वो। और ये तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, इसके ऊपर इंसेक्ट दिखाया भी है। और जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ज़्यादातर नेचुरली दे आर येलो इन कलर, क्योंकि वो येलो कलर परसीव कर सकते हैं इंसेक्ट्स, इसलिए उनका कलर येलो रहता है। अब देखिए क्लेस्टोगैमस फ्लावर, ये ऊपर की तरफ दिया है कैज़्मोगैमस फ्लावर, और नीचे यानी ज़मीन के अंदर दिए है क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स। ये ज़मीन के अंदर है, दे आर अंडरग्राउंड। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स के पास आपको लिखना है अंडरग्राउंड, और कैज़्मोगैमस दे आर नॉर्मल फ्लावर्स above ground, normal flowers present on stem। लेकिन क्लेस्टोगैमस अंडरग्राउंड ब्रांचेस, ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स किसके ऊपर आ रहे हैं, लिखो नीचे, ओवर अंडरग्राउंड ब्रांचेस, अंडरग्राउंड ब्रांचेस, ठीक है। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स नीचे के तरफ आपको 3 नाम देने हैं, कौन से बताओ, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला। कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला, अच्छी तरीके से याद करो, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स दिखाते हैं। और इनके नाम ऊपर भी दिए हैं, देखो बेटा, वायोला, ऑक्सालिस, कॉमेलिना, दिखे, वायोला यानी कॉमन पैंसी, एंड ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना। अभी के अभी याद करो, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच नेसेसरी। If you want to remember the concept, then remember it with examples only. Commelina, oxalis, viola. They show underground branches to which the totally closed flowers will arise. And this particular process is known as cleistogamy. मैं दिखाती हूँ आपको क्लेस्टोगैमस फ्लावर, कॉमेलिना, ऑक्सालिस, वायोला के फोटोज़। देखिए क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, ये अंडरग्राउंड आएंगे, वाइट कलर के फ्लावर्स, ज़मीन के नीचे। इसको जब हम उखाड़ेंगे, गीली मिट्टी को थोड़ा गीला करके थोड़ा सा उसको बाहर निकालेंगे, तब अपने को ये दिखेंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहते हैं। ये वायोला के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। वायोला झाड़ हमारे यहाँ विड के जैसे ये बढ़ता है, और ऐसे नीले बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स सबने देखे होंगे खेत में अगर गए होंगे तो, दैट इज़ वायोला, कॉमन पैंसी उसे बोलते हैं। और ये वाले ज़मीन के अंदर के जो फ्लावर्स है ये क्लेस्टोगैमस है। इन्हें एनक्लोज्ड, जब उसको थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे तो बिल्कुल छोटे रहते हैं, बड़े नहीं। वो झाड़ी तो बहुत छोटा विड है वो, तो बहुत पास से फ़ोटो लिया गया है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। ये इतना छोटा रहता है उसका जो फ्लावर है, और फ्रूट हम बोलेंगे ये क्लेस्टोगैमस। ये छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स देखे ना सबने, केणा म्हणायचं याला। देन जो गणपति बापा को नहीं चढ़ाते हैं केणा, आघाड़ा, वही है वो केणा। तो these flowers underground as well as, यानी क्लेस्टोगैमस as well as
कैज़मोगैमस, बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड. ये है ऑक्सालिस. ऑक्सालिस भी आप लोगों ने देखा है, रनर में भी ऑक्सालिस का एग्जाम्पल हम देखते हैं. दिस इज रनर ऑफ ऑक्सालिस. ऑक्सालिस है. Commelina, oxalis and viola. These three are examples. 1 minute. क्लेस्टोगैमी, कैज़मोगैमी के बारे में मैंने अभी आपको बताया. Let us stop here. The next part will be taught in next lecture.